स्पेशली फीमेल, उनको क्या हम लोग सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? सप्लीमेंट्स और डाइट, तो आइडियली डाइट शुड कवर एवरीथिंग। अगर अच्छे हम लोग सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करें तो क्या वो हमारे इन फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छा रहेगा? जब हम 40-50 प्लस होते हैं तो क्या इज़ इट यूज़फुल? उस टाइम पे जो भी मेहनत होगी ना बोन्स पे, तो वो एक तरह से आपका हार्डवेयर बन जाएगा। जो बच्चे या टीनेजर्स एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, उनकी बोन्स हमेशा ही वीक रहेंगी। तो अगर जो ऑफिस आते हैं वो अपने पोस्चर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो पोस्चर मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम में ना और यूट्यूब से ना थोड़ा सा ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे दी गई है। इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है पोस्चर। बेस्ट पोस्चर क्या होता है? बेस्ट पोस्चर इज़ योर नेक्स्ट पोस्चर। विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी वर्क नहीं करेगा। वेलकम टू फार्मर एमडीज, मैं आपका होस्ट आकाश भटनागर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये फीमेल्स के लिए टॉपिक है, फीमेल्स की बोन्स के बारे में। सो इन सब क्वेश्चन का आंसर के फीमेल्स की बोन्स को समझने के लिए सबसे पहले कैसे हम अपनी बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं और अगर कुछ इशू आ रहा है तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डॉक्टर नमन हमारे साथ में स्टूडियो में अवेलेबल है। सर वेलकम टू फार्मर रेमडीज। थैंक यू आकाश। सर सबसे पहले आप अपने बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे सर। Thank you, Akash, for calling me to this podcast. So, I'm Dr. Naman Vahal. I am a senior consultant and unit head at Fortis Escorts, Okhla. मेरी एजुकेशन हुई थी, MBBS हुई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स करी मैंने एम्स दिल्ली से। फिर 3 साल वहाँ एज अ सीनियर रेजिडेंट काम करके आई मूव टू जर्मनी। वहाँ पे 4 साल रहा मैं, और उसके बाद वहाँ से शोल्डर सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करके आई केम बैक टू इंडिया। देन फॉर अ वाइल आई वाज इन अपोलो दिल्ली, और अब फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ज्वाइन किया, और अपना एक प्राइवेट सेटअप भी है साथ में, स्टेप अप जॉइंट्स नाम से। ऑर्थो, फिजियो, रिहैब, रूमेटोलॉजी, एवरीथिंग मस्कुलोस्केलेटल अंडर वन रूफ। ये स्टेप अप जॉइंट्स नाम से है। ग्रेट सर। सर जब मैं इस डेटा के बारे में रिसर्च कर रहा था, फीमेल्स की बोन्स के बारे में, सो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। क्या ऐसा है कि अगर हम अप टू 18 ईयर्स तक जो फीमेल्स हैं वो अपने बोन्स के लेके थोड़ा सा अगर अच्छे हम लोग सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करें तो क्या वो हमारे इन फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छा रहेगा? लाइक फॉर एग्जांपल हमने अप टू 18 जो हमने सप्लीमेंट कंज्यूम करे हैं वो जब हम 40-50 प्लस होते हैं तो क्या इज़ इट यूज़फुल, या सिर्फ वो उसी टाइम पीरियड के लिए काम आता है? हमारा जो, अगर सिर्फ बोन्स की बात करें हम, बोन्स और मसल्स की, तो हमारा जो पीक बोन मास होता है वो 30 के अराउंड अचीव होता है। 30 ईयर्स की एज के बाद डिक्लाइन ही शुरू होगा। एवरी ईयर 0.5 to 1% के हिसाब से डिक्लाइन होता है, और फीमेल्स में आफ्टर मीनोपॉज 1 to 2% के हिसाब से डिक्लाइन होता है। तो जैसा आपने बोला कि पहले करने से कुछ फ़ायदा है क्या, तो जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, नॉट जस्ट 18, मतलब बच्चे, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स, और 25-28 तक के जो एडल्ट्स हैं, उस टाइम पे जो भी मेहनत होगी ना बोन्स पे, तो वो एक तरह से आपका हार्डवेयर बन जाएगा। और इसी पे आपको सर्वाइव करना भी, या तो वो 30 के बाद आप मेंटेन कर पाओगे, बहुत अच्छी किस्मत है तो उसको और बढ़ा पाओगे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आप एज को फाइट नहीं कर सकते हो। बट जो हार्डवेयर आपने पहले डेवलप कर लिया बचपन में, टीनेज में और लेट 20s तक, वही काम आएगा। तो आपका क्वेश्चन सही है। जो बच्चे या टीनेजर्स एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, उनकी बोन्स हमेशा ही वीक रहेंगी। उनका जो बोन डिक्लाइन है वो अगर सेम रेट से भी चले आफ्टर 30, तो भी आफ्टर लेट्स से 55-65 की एज उनका ज़्यादा बोन लॉस होगा कंपैरेटिवली, बोन डेंसिटी कम होगी। सो यस, फ़र्क पड़ता है। अब सप्लीमेंट्स की आपने बात करी, तो सप्लीमेंट्स इज़ जस्ट वन पार्ट। जैसे ना हम स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं, कोविड के टाइम में सबने करी थी। तो एक पोर्टफोलियो बनता है, राइट। एक आपके रिस्की स्टॉक्स होते हैं, एक आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक FD होती है, ऐसे हर चीज़ का रोल है, राइट। ऐसे ही सप्लीमेंट सिर्फ एक पार्ट है। एक्सरसाइज का भी रोल है, मेंटल हेल्थ का भी रोल है, स्लीप का भी रोल है, सप्लीमेंट्स का भी रोल है। तो अच्छी चीज़ है अगर सप्लीमेंट्स लें, बट आइडियली एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए बोन हेल्थ का और कंप्लीट बॉडी हेल्थ का। अब आपको बोन हेल्थ आपकी स्ट्रांग है
बट हार्ट वगैरह खराब हो रहा है तो आप करोगे क्या? मतलब राइट राइट यू नो एक पूरी हेल्दी बॉडी के लिए जस्ट सप्लीमेंट्स एंड जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इज नॉट राइट। मेनली तो यही है। एंड लेकिन सर सप्लीमेंट्स हम अगर 18 तक किड्स फीमेल्स स्पेशली फीमेल्स सो उनको क्या हम लोग सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, मतलब क्या सप्लीमेंट सप्लीमेंट एज सच का मीनिंग ही यही है, सप्लीमेंट, इट सप्लीमेंट्स योर डाइट। राइट तो आइडियली डाइट शुड कवर एवरीथिंग। ओके फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन डाइट में कवर नहीं होती है मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग सब में, काफ़ी कॉमनली। एक है प्रोटीन। सो प्रोटीन इज़ ऑलमोस्ट 1 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट सबको चाहिए। ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो 1.5 से 2 के आसपास ले लो आप। सो ये किड्स में भी किड्स में भी 1 ग्राम पर किलोग्राम, बिल्कुल। किड्स की तो ग्रोइंग बोन्स है ना, ओके उनको तो ज़्यादा चाहिए। तो उनका वेट खुद का ही कितना होता है, 20 एक्चुअली किलो का बच्चा होगा तो इंडियन मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है, तो वो सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन पाउडर, सो दे विल थिंक कि यार ये तो पोस्ट 30 के बाद में स्टार्ट करना चाहिए, इट इज़ अनहेल्दी। अनहेल्दी तो आजकल, अभी मैं कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था, दही भी है, उसमें एक न्यूज़ थी कि अमूल दही इज़ कंटेमिनेटेड विद फीकल बैक्टीरिया एंड आई वाज शॉक। मैंने कहा यही मैं खाता हूँ। तो अनहेल्दी तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप और मैं बैठ के ना, वी कैन जस्ट थिंक एंड वी कैन मतलब बी सैड अबाउट इट, बट उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अदरवाइज इट इज़ अ गुड थिंग। अगर अच्छे सोर्स से सब कुछ सर्टिफाइड है एवरीथिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। बट येस, हैविंग सेड दैट, नेचुरल होता है। नेचुरल ही और डाइट से ही सब कुछ पहले कवर होना चाहिए। आइडियल केस सिनेरियो में नहीं कवर हो रहा है तब हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। सर मैं फीमेल्स बोन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक अप टू 18, फिर उसके बाद 19 से 30, फिर 31 से हमारा 50 और 50 बियॉन्ड। सो सबसे पहला, अगर हमारी जो 18 वाली एज होती है जहाँ पे हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, वहाँ पे हमारे को चोट भी लगती है तो अपने आप क्योर हो जाती है। आपने सप्लीमेंट्स में बताया प्रोटीन ले सकते हैं। सो ये हमारी 18 वाली कैटेगरी कंप्लीट हो गई है। तो मुझे अब जाना है कि 19 से 30 के एज में जो हमें चोट भी लगती है, वहाँ पे हमारा जिसको बोलें कि हमारा आउट गोइंग या फिर हमारा वर्कआउट वो कम हो जाता है। सो इसके बारे में कैसे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं कि हमारा वर्कआउट अगर कम हो रहा है तो हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं या कैसे हम इस चीज़ को बिल्डअप कर सकते हैं? सी, अगर एक्सरसाइज की बात करें ना तो एक्सरसाइज कई टाइप की हैं अगेन। अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि सीढ़ियाँ मत चढ़ो, नीज खराब होंगे। कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे सीढ़ियाँ चढ़ो। कोई कहेगा मैं योगा करता हूँ, आसन करता हूँ और बहुत अच्छा है। कोई कहेगा मैं वॉक करता हूँ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। योगा, पिलाटेस, डांस, किसी कोई स्पोर्ट्स खेलता है। एक्सरसाइज के भी 50 तरीके हैं। आइडियली एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 times अ वीक होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब लिफ्ट करना वेट्स, राइट, ठीक है, वो होना चाहिए। एक Zone 2 कार्डियो चला है, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आप चल रहे हो, चलते हुए आप बात कर पा रहे हो पर गा नहीं सकते हो, मतलब इस स्पीड से आप चल रहे हो, सो दैट इज़ वेरी हेल्दी। 150 minutes अ वीक वो करना चाहिए। हार्ट के लिए वो है। योगा, प्राणायाम से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो रही है, लंग्स के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है। तो एक मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। ऐसे कोई एक एक्सरसाइज सब कुछ कवर नहीं कर सकती, और एक एक्सरसाइज से बेटर है आप मल्टीपल एक्सरसाइज करें। एंड ऑनेस्टली अगर हम सोचें कि 1 घंटा हमने एक्सरसाइज कर ली और 23 घंटे हम बैठ के टीवी देखें और बिस्तर में पड़े रहें और मोबाइल चलाएं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। मूव एज ऑफन एज पॉसिबल थ्रू आउट द डे एंड डू वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट वंस इन अ डे। ओके। एंड सर अगर 31 से बात करें, 31 to 50 मतलब पीक ऑफ हमारा करियर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हम वहाँ पे करियर में होते हैं या शादी हो जाती है, उसके बाद एक मैरिड लाइफ के अंदर होते हैं। सो उस टाइम पे हमारे लिए एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होती है, वर्कआउट के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, हम करियर में फोकस होते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो फीमेल जो ऑफिस जाती हैं वो ऑफिस में बैठती हैं, और अगर जो घर रहते हैं वो सोफ़ा या घर का काम इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो अगर जो ऑफिस जाते हैं वो अपने पोस्चर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इज़ अगेन अ डिफरेंट डायरेक्शन। पहला आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, सो इसका जवाब मेरे पास नहीं है।
मैं भी आज जैसे हम जिम जा सकते थे, हम दोनों यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं, हम दोनों जिम नहीं गए। राइट है। तो ये तो अब लाइफ है, ये तो अब ऐसे ही चलेगी आपकी प्रायोरिटीज़। बट येस, जो लोग हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएंगे दे विल बी हैप्पियर इन द एंड। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन है, देर इज़ नो आंसर आप कैसे निकालो। सेकंड पार्ट आपने पूछा पोस्चर का। राइट। सो पोस्चर मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम में ना और यूट्यूब से ना थोड़ा सा ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे दी गई है। इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है पोस्चर। ओके। बेस्ट पोस्चर क्या होता है? बेस्ट पोस्चर इज़ योर नेक्स्ट पोस्चर। बेसिकली आपको मूवमेंट एंड एक्सरसाइज इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। पोस्चर बाय डेफिनेशन क्या है? अ न्यूट्रल रेस्टिंग पोजीशन ऑफ योर बॉडी, जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो। अब किसी का पोस्चर अगर ऐसा है तो वो गलत नहीं है, किसी का ऐसा है कुछ टेढ़ा है कुछ, वो गलत नहीं है। गलत क्या है? लैक ऑफ मूवमेंट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपका पोस्चर चेंज होते रहना चाहिए। हमारी बॉडीज चेंज के लिए बनी है। एक जगह बैठ के एक ही पोजीशन में खड़े रहना है, एक ही पोजीशन में बैठे रहने के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ी देर ऐसे बैठ रहे, जैसे हम सर्जरीज करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसमें अच्छे पोस्चर में करें। वो हमें ऐसे झुक के ही ऑपरेट करना पड़ता है। राइट। सारे काम घंटे घंटे निकल जाते हैं। आइडियली बीच में ब्रेक लेना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे लोग अब जो लैपटॉप पे काम करते हैं, हम उनको बोलेंगे नहीं जी लैपटॉप की वजह से आपका वो ख़राब हो रहा है पोस्चर, तो क्या वो नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोगों का काम ही मोबाइल पे चल रहा है, आजकल नौकरियां मोबाइल पे चल रही हैं। अब उनको बोलो 6-6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल छोड़ दो। तो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। व्हाट इज़ पॉसिबल इज़ मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। आप मूव करो और अपनी एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स की एक्सरसाइज करो। एक्सटेंसर ग्रुप में क्या आता है? अपर बैक, नेक और लोअर बैक की एक्सरसाइज होनी चाहिए। रियर डेल्टॉइड मतलब पीछे वाली मसल्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए अपर बॉडी में। लोअर बॉडी में आगे वाली क्वाड्रिसेप्स, काफ्स, इनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आप करते रहो, मिनिमम है। और मूवमेंट करते हो। एवरी 30 मिनट्स टेक अ ब्रेक इफ़ पॉसिबल, इफ़ योर जॉब परमिट्स। येस, 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लो। कई लोग कहते हैं ऐसे ब्रेक नहीं लिया जाता, तो आप अलार्म सेट कर लो और पानी पीने चले जाओ, आप किसी से बात कर लो, या फिर अपनी चेयर से खड़े हो जाओ आप थोड़ी देर बस। हाँ, वैसे स्ट्रेचेस आ गए हैं कुछ कुछ कि आप 5 मिनट्स। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डू। अब मेरे को नहीं लगता कोई भी जना ऐसा है जो वो नेक स्ट्रेचेस, चिन टक्स, ये सब बैठ के कर पाता है अपने ऑफिस में। कैसे यार? आप काम में लगे हुए हो, बॉस ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो आप वो कंप्लीट करोगे ही ना। राइट। आपको 4 फ़ोन कॉल करनी है क्लाइंट को, जो मतलब जिसका जो भी जॉब है वो करेगा, वो नहीं ले सकता। बट येस, आप अलार्म सेट कर लो अपनी वॉच में या उसमें, और पानी पी लो, किसी से बात कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा चल लो। आई थिंक दैट इज़ इनफ। बाकी एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल। एंड सेकंड पॉइंट इज़ जो फीमेल्स घर पे रहती हैं, वो हाउस वाइफ हैं या फिर बच्चों को संभाल रहे हैं, उनके लिए क्या है? क्योंकि बिकॉज वो मोस्टली बेड पे बैठ के टीवी देखते हैं या फिर सोफे पे बैठते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है क्योंकि वो पूरा टाइम, या फिर वर्क फ्रॉम होम वाले कंडीशन के अंदर वो फुल टाइम बेड पे बैठ के अपना काम करते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? आइडियली कंसेप्ट सब में सेम ही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 1 आवर इन द मॉर्निंग। अब हाउस वाइफ हैं, वो तो वैसे ही इतना काम करती है, उनकी मूवमेंट तो पूरा दिन चलता है। स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें बोन के लिए स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन। इसके अलावा बहुत सारे और सप्लीमेंट्स आ गए हैं, बोरॉन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3। सर बोरॉन क्या होता है? बोरॉन एक मिनरल है। उसको भी आजकल देखा जा रहा है कि इट हेल्प्स विद बोन मिनरल डेंसिटी। लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका में बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। बट मोस्टली ये सप्लीमेंट्स ना लेस रिसर्च्ड हैं। जो मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स हैं वो हैं विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, क्रिएटिन, आई वुड से विटामिन सी, विटामिन ई। ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं, अगर आपको लेने हैं तो इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक्सेसिवली मैग्नीशियम, बोरॉन और इनके बारे में बात करना, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली। दे आर स्टिल स्टडीज़ गोइंग ऑन एंड मोस्ट स्टडीज़ आर इंडस्ट्री फंडेड। जैसे मेरी बोरॉन की कंपनी है तो मैंने ही फंड कर रखी है। राइट। एंड उसमें उसकी गलती नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो ओके अगर आप अपनी फंड कर रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसी चीज़ों के ना सप्लीमेंट्स के इफ़ेक्ट देखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैंने आज आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कोई सप्लीमेंट, राइट, आप मेरे क्लिनिक में आए, मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो
उस सप्लीमेंट से कितना इफेक्ट आया फॉलोअप विजिट में, वो जज करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने आपको लिखा है कि जी आपको पैरासीटामोल भी खानी है, आपको फिजियोथेरेपी भी करानी है, आपको कैल्शियम भी लेना है, विटामिन डी भी लेना है, और साथ में एक नया सप्लीमेंट आया जी ये भी ले लो। अब आपका सपोज करिए आपको रिलीफ आ गया, तो अब जज करना कि कितना रिलीफ उस नए सप्लीमेंट की वजह से आया था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो उसके लिए जो बड़े बड़े ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली। मतलब आप एक सप्लीमेंट के लिए आप मतलब वी आर टॉकिंग इन करोड्स। राइट इतना, आप तो खुद फार्मा इंडस्ट्री से, तो आपको तो पता ही है ड्रग्स के बारे में, रिसर्च इज सो डिफिकल्ट, सो इट्स नॉट दैट। तो अभी टाइम है टू अंडरस्टैंड विच सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट, पर जो ऑलरेडी रिसर्च्ड हैं, स्पेशली विटामिन डी, B12, प्रोटीन, ये 3 तो आपको डाइट में कवर करने चाहिए, अदरवाइज सप्लीमेंट लेने एंड सर एनी कॉम्बिनेशन, बिकॉज कुछ मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे ही, दिस सेड के आप विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी वर्क नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। थ्योरेटिकली क्या है, जैसे K2 है, विटामिन K2। अब जैसे विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी को आप इमेजिन करो इट्स लाइक अ बस। ओके, आपने कैल्शियम खाया, उस बस ने कैल्शियम इंटेस्टाइन से अपने अंदर बिठाया और ले जाके बोन में डिपॉजिट कर दिया। तो दैट इज विटामिन डी का एक फंक्शन। विटामिन डी के बहुत फंक्शंस हैं, मेंटल हेल्थ, ये वो सब तरह से 50 फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन ये है। अब विटामिन K2 क्या करता है, विटामिन डी को कैल्शियम बोन में डिपोजिशन में हेल्प करता है थ्योरेटिकली। लॉजिकली इट मेक्स सो मच सेंस कि हमें K2 के साथ लेना चाहिए, बहुत सारी फॉर्मुलेशंस आ गई हैं, बट लॉजिक का क्लिनिकली आउटकम आए वो ज़रूरी नहीं है। तो ट्रायल्स में देखा K2 देने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, और K2 की डेफिशिएंसी एक नॉर्मल आदमी में होती भी नहीं है। ओके, आप में विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होने के चांस बहुत कम है। विटामिन C कम हो जाएगा, आपका D कम हो जाएगा, वो सब कम होगा, बट K2 नहीं है। और K2 देने से भी कोई बहुत फ़र्क, मतलब आउटकम क्या देखना, हमें फ्रैक्चर्स से बचना है। बेसिकली क्या है, राइट, बोन हेल्थ फ्रैक्चर्स से रिलेटेड है, तो फ्रैक्चर रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है K2 सप्लीमेंट का। बट लॉजिकली इट मेक सेंस, जो फिजियोलॉजिकली जो मैकेनिज्म है इट मेक सेंस, ले लो। सेफ्टी प्रोफाइल है, ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं, तो ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। ओके। एंड सर एज 50+ में, बिकॉज वहाँ पे मेनोपॉज भी होता है, तो फीमेल्स के लिए तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। तो फीमेल्स में क्या ईस्ट्रोजन होता है मीनोपॉज से पहले, जब तक पीरियड्स चल रहे हैं, ओवरीज एक्टिव हैं, तो ईस्ट्रोजन इज बोन प्रोटेक्टिव, बहुत अच्छा है फीमेल्स के लिए। उनको तब तक इतना बोन लॉस शुरू नहीं होता है। जैसे ईस्ट्रोजन ख़त्म होता है, सो 20 ईयर्स आफ्टर मीनोपॉज, यानी 65 की एज के अराउंड, फीमेल्स में बहुत सीवियर बोन लॉस होता है। और उस टाइम पे ऑस्टियोपोरोसिस लगभग ऐसे तो है डेटा के 1 in 3, 1 in 5 ऐसे डेटाज हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी ओपीडी में जो भी पेशेंट आता है, अगर हम 65 से अबव फीमेल है, उसका डेक्सा स्कैन करवाते हैं तो वो ऑस्टियोपोरोसिस निकलता ही है। अब डर क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? सबसे पहले डेक्सा स्कैन क्या होता है? हाँ, तो डेक्सा स्कैन की बात कर लेते हैं। डेक्सा का फुल फॉर्म है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री। बेसिकली इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टू मेजर बोन डेंसिटी इन एनीबडी। ओके, डेक्सा की एक मशीन होती है, उसमें क्या होता है, एक्सरे ही होता है बेसिकली, मोर और लेस लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर होता है। उस एक्सरे में डुअल एक्सरे है, मतलब 2 तरीके से एक्सरे होता है, और वो एक सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होके आ जाता है कि बोन डेंसिटी कितनी है, फैट डेंसिटी कितनी है, मसल डेंसिटी कितनी है, मतलब डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे से पता चल जाता है। तो ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब डेक्सा इटसेल्फ की बात करें तो इट इज़ अ फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन। मुझे नहीं पता आपको ये पता है बात या नहीं, कि बोन डेंसिटी या कोई भी डेंसिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, उसका यूनिट क्या होता है। जब हम फिजिक्स में पढ़ते थे, ग्राम पर मीटर क्यूब। यस, मतलब मास होगा और नीचे वॉल्यूम का एक कोई यूनिट होगा। डेक्सा की जो रिपोर्ट आती है वो आती है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो आप सोचो डेंसिटी कैसे मेजर हो रही है एरिया वाले यूनिट में, बिकॉज एक्सरे इज 2 डायमेंशनल। राइट, तो एक्सरे 2 डायमेंशनल मेजरमेंट से हम जब 2 डायमेंशनली कर रहे हैं तो उसको 3 डायमेंशन में रिपोर्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ फ्लॉड मेजर ऑफ बोन डेंसिटी, बट इट इज़ द बेस्ट वी हैव। ओके। सो डेक्सा की कई बार रिपोर्ट लेके आते हैं पेशेंट -2.5 ऑस्टियोपोरोसिस और घबरा जाते हैं
आप मेरे पास रिपोर्ट लेके आए, मैंने कह दिया जी आपको डेक्सा में -2.5 है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। अभी तो आप नहीं घबराओगे, बट आपकी एज अगर 65 75 है, आपके बच्चे हैं साथ में, वो घबरा जाएंगे, आप घबरा जाएंगे, बोलेंगे नहीं जी इनको चलाओ मत, घर बिठाओ, ये चले गिरे और हड्डी टूटेगी। हड्डी टूटेगी, ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने लोग एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो ये डर जाते हैं बहुत लोग। तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, डेक्सा रिपोर्ट अगर आपकी -2.5 आ रही है, विच इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इटसेल्फ ऐसे घबराने की बात नहीं है। डेक्सा अपने आप में एक कंप्लीट मेजरमेंट नहीं है। डेक्सा के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, उसके मल्टीपल विटामिन डी लेवल्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर्स, साथ में एक फ्रैक स्कोर आता है, फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट स्कोर। ओके, वो डेक्सा के बाद की स्टेप है, उससे पता चलता है कि फ्रैक्चर रिस्क कितना है। एक पर्टिकुलर डेक्सा स्कैन के नंबर्स के हिसाब से इस पेशेंट में 10 ईयर रिस्क ऑफ अ मेजर फ्रैक्चर कितना है, वो फ्रैक स्कोर से पता चलता है। ये सब कब कराना चाहिए सर? ये सब 50+ के बाद में? सो आइडियल इज एट द एज ऑफ 65 फॉर फीमेल्स एंड 70 फॉर मेल्स। ओके, 20 years आफ्टर मीनोपॉज फॉर फीमेल्स बेसिकली, एंड एवरी 2 year डेक्सा रिपीट होगा। एंड नॉट जस्ट डेक्सा, पूरा बोन हेल्थ की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि हम जो जनरल हेल्थ चेकअप करते हैं, जो स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हार्ट की 50 चीज़ें हो जाती है, सब हो जाता है, तो बोन की क्यों नहीं होती स्क्रीनिंग? जबकि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, वही ब्लड टेस्ट है, उसमें 2-3 ब्लड टेस्ट ऐड करना है। एक्चुअली में सर लोगों को पता ही नहीं है। आई थिंक अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कि बट हॉस्पिटल्स को तो पता है सर, हॉस्पिटल को पता है। वो व्हाट्स द कॉस्ट फॉर दिस टेस्ट? एग्जैक्टली तो मुझे बता पाना मुश्किल होगा, बट ऐसे कोई बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। इट्स नॉट लाइक MRI आपके 7-8 हज़ार रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉमिनल कॉस्ट नॉर्मल टेस्ट है, मतलब स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एक्सरेज हैं, बट ठीक है, आई विल हैव टू ऑनेस्टली चेक एग्जैक्टली लैब्स में कितना है, बट कोई बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव ओवर द टॉप नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट एक एवरेज इंडियन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। ओके, माइट भी फिर अवेयरनेस का प्रॉब्लम है कि लोगों को जागरूकता है। लोग घबराते नहीं है इस ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से। मैं आपको थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या चीज़? बेसिकली बोन पोरस हो गई है। पोरस मतलब छेद हो गए बड़े बड़े। ओके, तो आप एनिमेशन देखोगे या कुछ देखोगे ना, तो एक नॉर्मल बोन में छेद होते हैं, बीच में ट्रेबेक्युले होते हैं, उनके बीच में थोड़े छोटे छेद होते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक बोन में बड़े बड़े छेद होते हैं। हम जब ऑपरेट करते हैं ऐसी बोन्स पे, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे अंगूठे से अगर मैं दबाऊंगा ना तो पूरी दब जाती है। ऐसी बोन्स हो जाती हैं, इतनी सॉफ्ट मक्खन जैसी, और टूटती जाती हैं। अब ऐसी बोन से डर क्या है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब फ्रैक्चर हो जाएंगी वो। फ्रैक्चर अगर रिस्ट का हुआ, विच इज़ वेरी कॉमन, आपके घर में भी या किसी के भी फैमिलीज में आप देखोगे ओल्ड एज में रिस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं बहुत कॉमन, राइट, विच इज़ ओके, उसमें तो प्लास्टर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्चर अगर हिप का हुआ तो उसमें सर्जरी होगी। दैट्स अ मेजर सर्जरी। हिप वाला फ्रैक्चर जो है वो फीमेल्स में और एक एज के बाद तो बहुत कॉमन हो जाता है। सो हमारे प्रोफेसर बोलते थे एम्स में कि यू कम इनटू द वर्ल्ड थ्रू पेल्विस एंड यू गो आउट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पेल्विस फ्रैक्चर। ओके, हम आए वहीं से हैं और जाएंगे भी वहीं से, क्योंकि हिप फ्रैक्चर जो है उसकी मोर्टेलिटी आप बिलीव नहीं करोगे, इट इज़ 1/3। 1 in 3 patients after hip fracture will die, in spite of the best treatment around the world. एक स्टडी हुई थी जब हम रेजिडेंट थे एम्स में, तो 17 कंट्रीज़ में 69 हॉस्पिटल्स की लार्ज स्टडी थी। हिप फ्रैक्चर के पेशेंट्स उन्होंने इकट्ठे किए। इंडिया से एम्स था और PGI था। ओके, तो हम भी उस स्टडी में इन्वॉल्व हुए क्योंकि हमें डेटा कलेक्ट करना होता था। तो उस स्टडी का ही रिजल्ट है कि 1/3 ऑफ पीपल विल डाई, अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो या इंडिया हो, कहीं पे भी, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ एन इमरजेंसी सर्जरी। अगर पेशेंट 95 भी है, अगर 100 भी है और उसको हिप फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी सर्जरी होनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। एंड इफ द पेशेंट इज बेड रिडन, पेशेंट विल डाई ऑफ अदर कॉजेज, निमोनिया, UTI, हार्ट अटैक, DVT, क्लॉट्स, कुछ भी हो सकता है। राइट। एंड मोस्ट पेशेंट्स इन फर्स्ट 1 month दे एक्सपायर अनफॉर्चुनेटली,
एंड दोज हु सर्वाइव 50% ऑफ देम बिकम लूज इंडिपेंडेंस. वो या तो व्हीलचेयर डिपेंडेंट हो जाएंगे या उनको मेड या आया रखनी पड़ेगी, और जैसा कनाडा अमेरिका में होता है ओल्ड एज होम में उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा. वो मतलब बहुत बड़ा नंबर, मेजर लॉस. इनफैक्ट एक और स्टडी हुई थी, उसमें बताया कि द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, ये भी यूएस या कनाडा की है, ऑन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, हिप फ्रैक्चर्स, इज मोर देन ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक कंबाइंड. ओके. इतना बर्डन है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का. इसलिए इसको ना उस स्टडी के बाद जो मैं पहले बता रहा था, इसका नाम दे दिया गया हिप अटैक. हिप अटैक. तो अब जब पेशेंट आता है ना, वी से कि हिप अटैक हुआ है. इट्स हार्ट अटैक आपने सुना है, ब्रेन अटैक सुना है, अब हिप अटैक भी एक टर्म है, बिकॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ. एंड सच बताऊं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैं एक शोल्डर सर्जन हूँ, मेरी स्पेशलिटी शोल्डर्स है, बट मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे आप बिलीव नहीं करोगे, इट इज़ हिप फ्रैक्चर्स. बिकॉज एवरी डे, एवरी नाइट इन इमरजेंसी 1 or 2 old people will come with hip fractures, and every time we are like, अरे यार क्यों, मतलब क्यों इनको हमने प्रिवेंट नहीं किया. एंड वॉट इज़ इवन वर्स, समटाइम्स पीपल कम विद सेकेंड हिप फ्रैक्चर. वो एक हिप फ्रैक्चर सर्वाइव कर लिया समहाउ, अब दूसरा हिप फ्रैक्चर करा के आए हैं. मतलब फर्स्ट हिप फ्रैक्चर के बाद भी ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और उसका प्रिवेंशन, मतलब वो तो कितना बड़ा लॉस है. मतलब इट्स लाइक डॉक्टर की भी गलती है, पेशेंट की भी गलती है, पेशेंट के रिलेटिव्स की भी गलती है, और मुझे नहीं पता किसकी गलती है या नेचर की गलती है. बट इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग अ सेकेंड हिप फ्रैक्चर, इट्स अ डिसास्टर ऑफ द सिस्टम. मतलब आपने उसकी जान बचाने की बजाय उसको उस तरफ धकेल दिया है. सो सर, लेकिन इसका बचने के लिए प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन तो बहुत जल्दी स्टार्ट होना चाहिए आइडियली, आपकी और मेरी एज में. प्रिवेंशन के 4 पिलर्स हैं मोटे मोटे. पहला है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है एक्सरसाइज. तो 3 तो सप्लीमेंट्स हो गए और एक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बोन इज़ अ डायनामिक ऑर्गन. बोन बनती भी जा रही है और टूटती भी जा रही है एट द सेम टाइम. जैसे हमारी स्किन है, हर कुछ दिन में नई स्किन आ जाती है, बाल है, ऐसे बोन भी ऐसा ही ऑर्गन है, वो चेंज होता रहता है. तो बॉडी क्या करती है, जहाँ पे फोर्स पड़ रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोन बनाएगी, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से रिजॉल्व कर देगी. मतलब बेड रिडन पेशेंट और आईसीयू पेशेंट्स के आप बोन्स देखोगे तो वो इतनी फास्ट रिजॉल्व होते हैं क्योंकि वेट नहीं डल रहा है. जो स्पेस में जाते हैं लोग, एस्ट्रोनॉट्स, उनकी बोन डेंसिटी बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि वेट नहीं डल रहा है बोन पे. राइट. तो वेट इज़ द बेस्ट स्टिमुलस फॉर बोन, बट इट ऑब्वियसली नीड्स प्रोटीन. सो बोन इज़ नॉट मेड ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम को आप मान सकते हो जैसे कंक्रीट है एक बिल्डिंग में, दैट इज़ कैल्शियम. ओके. जो बीच में रॉड्स डली हुई हैं, सरिये डले हुए हैं, दैट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन पे सर्वाइव कर रहा है वो. अदरवाइज तो कैल्शियम तो चौक है, वो तो कुछ भी नहीं है. कैल्शियम मेनली कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है विच इज़ वेरी कॉमन थ्रू आउट द बॉडी. बोन्स में भी वही है. सो प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड ऑफ कोर्स पानी, बट ठीक है वो एक अलग चीज़ हो गई. हाँ. विटामिन डी डिपॉजिट नहीं होता. विटामिन डी का काम है कैल्शियम डिपॉजिट करना. राइट. तो अब बात ये होती है कितना कैल्शियम चाहिए और कितना विटामिन डी चाहिए और कितना प्रोटीन चाहिए और कितनी एक्सरसाइज चाहिए. मतलब ये तो बोलने की बात हो गई. तो कैल्शियम 1000 मिलीग्राम डेली, विटामिन डी 1000 इंटरनेशनल यूनिट डेली, और प्रोटीन 1000 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम पर किलोग्राम डेली. तो बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है. आइडियली सब कुछ डाइट से होना चाहिए. विटामिन डी डाइट से करना बहुत मुश्किल है पूरा, तो उसके लिए तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है. बट कैल्शियम और प्रोटीन आइडियली डाइट से होना चाहिए. कैल्शियम सप्लीमेंट पहले ऑर्थोपेडिक्स में ऐसा बोलते थे जब हम रेजिडेंट थे, तो बाकी डिपार्टमेंट वाले कि भाई तुम्हारे यहाँ तो प्रसाद की तरह मिलता है कैल्शियम विटामिन डी, कि जो भी पेशेंट आएगा तुम उसको लिख देते हो. और ये सच भी था. एवरी पेशेंट गेट्स कैल्शियम एंड विटामिन डी आफ्टर एन ऑर्थोपेडिक विजिट. बट कैल्शियम सप्लीमेंट इज़ नाउ लिंक्ड विद स्ट्रोक. तो अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कैल्शियम सप्लीमेंट चला है तो स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है. सर लेकिन कैल्शियम के लिए भी कहते हैं कि 3 मंथ से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. एग्जैक्टली इसीलिए, क्योंकि अब स्ट्रोक के साथ उसका लिंक है. तो अगर विटामिन डी बॉडी में पूरा है तो कैल्शियम डाइट से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेगा जितना आप खाओगे.
अगर पूरा नहीं है तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों लेते हैं। ओके बट आइडियली कैल्शियम सप्लीमेंट अब उस तरह से प्रिस्क्राइब नहीं होते जैसे पहले होते थे, सबको दिए जा रहे हैं सालों तक। ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ओके ओके। एंड सर विटामिन डी के अंदर वो जैसे कैल्शियरॉल आता है विटामिन डी, इज इट वीकली होता है ये फॉर अ मंथ और 2 मंथ, तो ये कितने टाइम तक लेना चाहिए? सो विटामिन डी के कई सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे आपने बोला। आइडियली डेली सप्लीमेंटेशन ऑफ 1000 to 2000 यूनिट्स इज बेस्ट। ओके वीकली इज सेकंड बेस्ट, मंथली इज थर्ड बेस्ट। ओके बट इंजेक्शन आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड नहीं लगवाने चाहिए। कुछ पेशेंट्स आते हैं विटामिन डी कम था जी, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इंजेक्शंस नहीं लगवाने हैं। इंजेक्शन का एब्जॉर्प्शन इरेटिक है, जिस मसल में आप लगा रहे हो वो मसल ख़राब होती है। ओके पैराडॉक्सिकली विटामिन डी इंजेक्शन के बाद फॉल्स का नंबर बढ़ जाता है। आप एक्सपेक्ट करोगे फॉल्स कम होने चाहिए, फ्रैक्चर्स कम होंगे, बट विटामिन डी इंजेक्शन से फॉल्स का रिस्क बढ़ता है। विटामिन डी डेली इज़ बेटर देन वीकली, इज़ बेटर देन मंथली। अब अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, जो कि बहुत सारे कैप्सूल्स में मिल जाता है, कैप्सूल्स या टैबलेट्स में। डेफिशिएंसी है तो यूजुअली लेवल्स पे एग्जैक्ट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। आइडियली ये डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर फिर भी एक जनरल रूल जानना चाहते हो तो जनरली रूल ये है कि वंस अ वीक सप्लीमेंटेशन फॉर 8 to 12 वीक्स एंड देन वंस अ मंथ। ओके ओके 60,000 यूनिट्स। बट ये ऐसे एडवाइस फॉलो नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन। मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए। आइडियली कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए, ही विल बी द बेस्ट गाइड। नहीं, हमारा मोटिव तो ऐसे ये है सर, अवेयरनेस देना लोगों को, Exactly. सो दैट सी डॉक्टर विजिट डेफिनेटली करनी चाहिए, बट अवेयरनेस पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल। चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट पॉइंट, एक फॉल प्रिवेंशन के बारे में जानना चाहते हैं कि 60+ के जो लोग हैं, आपने जैसे हिप के बारे में बताया, हिप अटैक के बारे में, सो फॉल प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ताकि कि अगर वो गिरे ना, क्या होना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है ये। व्हाट हैपेंस इज 90% ऑफ फ्रैक्चर्स अकर आफ्टर अ फॉल। फॉल नहीं होगा तो आपने 90% फ्रैक्चर्स बचा लिए। राइट। ऑस्टियोपोरोसिस हो रखी है बट ठीक है, एटलीस्ट फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि बाकी 10% का क्या हुआ। कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं वर्टिब्रा में, ऑस्टियोपोरोटिक लोग में खांसने से छींकने से भी हो जाते हैं, इतनी वीक हो जाती हैं हड्डियाँ। ओके। खांसा और हड्डी टूट गई, छींक आई हड्डी टूट गई, वो एक अलग चीज़ है। बट 90% की हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू फॉल प्रिवेंशन। अब फॉल प्रिवेंशन क्या है? फॉल प्रिवेंशन इज़ अ जनरलाइज्ड प्रोग्राम। पूरा मल्टीपल सेंटर्स इन दिल्ली आर प्रैक्टिसिंग इट, इंक्लूडिंग आर्स। होता क्या है इसमें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, देर इज़ अ कंप्लीट गाइडलाइन क्या क्या करना है। सो यू मेक फर्स्ट थिंग इज़ टू फॉल प्रूफ योर होम। अब मैक्सिमम फॉल्स कहाँ होते हैं आप बिलीव नहीं करोगे, बाथरूम में ज़्यादा फॉल्स होते हैं कंपेयर्ड टू मार्केट में या पार्क में। राइट। बाथरूम की टाइल्स एंटी स्किड होनी चाहिए या फिर रग ऐसा होना चाहिए जो फिसले ना। ओके। अगर घर में एल्डरली हैं तो स्पेसिफिकली रेल होनी चाहिए, चाहे वो शावर का एरिया हो चाहे वो पॉट वाला एरिया हो। एक हैंड रेल होनी बहुत ज़रूरी है। घर में कहीं पे भी पानी गिरा है तो जल्दी साफ़ होना चाहिए। लाइटिंग एडिक्वेट होनी चाहिए। अंधेरे वाले कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। कुछ घरों में क्या होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी स्टेप होता है छोटा सा, राइट। वो स्टेप्स नहीं होने चाहिए। फिर एक पार्ट आता है कि जो हेयरिंग है प्रॉब्लम है एल्डरली को, वो सॉल्व होनी चाहिए। उनका विजन ठीक होना चाहिए या विजन एड होनी चाहिए किसी तरीके से ताकि वो गिरे ना। साथ के साथ कुछ अगर दवाइयाँ चल रही हैं, एल्डरलीज में कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ वाली दवाइयाँ या सीजर डिसऑर्डर वाली या नींद की दवाइयाँ। कई एल्डरली आप देखोगे सालों साल नींद की दवाइयाँ लेते हैं। उन दवाइयों से भी फॉल का रिस्क बढ़ता है। रात में बाथरूम जाने के लिए उठे, वो दवाई का असर था और गिर गए, बहुत कॉमन होता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं वो बाथरूम जाने के लिए इतना बेचारे ज़्यादा उठते हैं। ये भी एक पार्ट है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉल प्रिवेंशन का एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। स्टडीज़ में देखा गया है ग्रुप फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स आर बेटर देन सिंगल प्रोग्राम।
अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, पार्क में करा रहे हो, 4 जने 5 जने हैं, तो सब मिल के करते हैं तो उनका बेटर आउटकम होता है कंपेयर टू 1 पर्सन। अगर 1 पर्सन भी करा रहे हैं तो क्या एक्सरसाइजेज होती हैं? पहला पार्ट होता है उसमें बैलेंस ट्रेनिंग, सिंगल लेग स्ट्रेंथ्स, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हिप एबडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, बैक की स्ट्रेंथनिंग, ताकि मसल स्ट्रांग हो और वो फॉल को बचा पाएँ। सेकंड पार्ट होता है फंक्शनल ट्रेनिंग। अब नीचे से कुछ सामान उठाना है, वो कैसे उठाना है, एक सही तरीका विद, आप इमेजिन करो उस पेशेंट को नी पेन भी है, हो सकता है हिप रिप्लेसमेंट भी हो रखा हो, स्पाइन में भी कोई सर्जरी हो रखी हो, या हार्ट डिजीज़ हो, कुछ भी हो, उन सब को कैसे उठाना चाहिए। अगर झटका लग जाए तो कैसे बचना है। तो उसमें क्या है, छोटे से एक प्लेटफॉर्म पे सॉफ्ट से लाइक 4-5 इंच उस पर खड़े करके स्टेप डाउन एक्सरसाइज कराते हैं। ऐसे आप चेक करोगे तो मल्टीपल तरीके की एक्सरसाइजेज हैं बैलेंस की। एकदम से फास्ट टर्निंग हो जाए, किसी ने आवाज़ लगाई, ऐसे मुड़े और गिर गए, ये भी बहुत कॉमन होता है। या कुछ ग्लास गिरने लगा टेबल से, हाथ आगे बढ़ाया एंड गिर गए। बहुत तरीके के फॉल्स होते हैं लोगों में, उन सब को प्रिवेंट करने की पूरी ट्रेनिंग होती है। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर गिर गए तो बिना हेल्प के उठना कैसे है, ये भी सिखाया जाता है। सो फॉल प्रिवेंशन इज अ कोर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, इससे हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं, बट इससे फ्रैक्चर्स बच रहे हैं, और अल्टीमेट एम इज टू प्रिवेंट फ्रैक्चर्स। राइट। तो फॉल प्रिवेंशन आई थिंक सबको ज्वाइन करना चाहिए एंड लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब पेशेंट आते हैं, जैसे मान लो नी पेन के साथ आते हैं हमारे पास बहुत कॉमनली, शोल्डर पेन के साथ, तो हम उनको बताते हैं जी फिजियो करानी है, ये दवाइयाँ खानी है, ये करना है, हो सकता है इंजेक्शन लगे, हो सकता है सर्जरी हो, जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनता है हम बताते हैं। उसके साथ हमेशा मैं एक ऐड करता हूँ फॉल प्रिवेंशन। एंड कुछ पेशेंट समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ अच्छी बात बताई है। कुछ पेशेंट होते हैं उनको लगता है कि यार पहले इतनी एक्सरसाइज, इतना काम बता दिया। अब ये आई होप दिस कम्स इनटू जनरल पब्लिक, इनको समझ में आए कि कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव थिंग देन अ ट्रीटमेंट थिंग। राइट, थोड़ा अवेयरनेस होगा तो अवेयरनेस हो तो बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक यू शुड प्रमोट फॉल प्रिवेयरनेस। एंड सर 60+ लोग जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली पेन किलर्स खाते हैं, सो ये कैसे स्टॉप करा सकते हैं? और वो खुद सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि खुद से वो पेन किलर खा रहे हैं, और पेन किलर में भी वो हार्ट से हार्ट पेन किलर लेते हैं। सही बात है। इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं सर? पता नहीं इसको कैसे स्टॉप करें। आप, कुछ डॉक्टर्स की भी गलती है, वो भी लिखते हैं, हाँ, है ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट है। और कुछ पेशेंट्स की भी गलती है, कुछ उनके बच्चों की भी गलती है, कुछ सिस्टम की गलती है कि हार्ट पेन किलर्स ओवर द काउंटर अवेलेबल ही क्यों है, प्रिस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए। अब ये रिस्क समझना चाहिए सबको कि पेन किलर खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किडनी, लिवर। पैरासीटामॉल इज़ फेयरली सेफ बोला जाता है, बट पैरासीटामॉल से भी लिवर टॉक्सिसिटी होती है। अब ये तो अवेयरनेस अगर कुछ कर पाए या सिस्टम कुछ बदल पाए, आई डोंट थिंक मैं और आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लोग पेन किलर पे तो इतने एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं, लोग अल्ट्रासेट तक पहुंच जाते हैं, और इंडिया के बाहर तो मिलती भी नहीं है अल्ट्रासेट। इंडिया के अंदर अवेलेबल है, लोग अल्ट्रासेट तक पहुंच जाते हैं पेन किलर की। अब हर दवाई के अपने फ़ायदे नुकसान है, बट येस अल्ट्रासेट के साथ अब्यूज़ पोटेंशियल है विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और मेन प्रॉब्लम है सर सेल्फ मेडिकेशन। लोग अल्ट्रासेट एक बार ही ले लिया, अल्ट्रासेट अब आजकल सेल्फ मिलना मुश्किल हो गई है थैंकफुली। ओके, सो कुछ पेशेंट जो लंबी लंबी खा रहे होते हैं मेरे पास आए कि हमारे अल्ट्रासेट लिख दो क्योंकि मिल नहीं रही है। हाँ, तो आई हैव हर्ड दिस एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट दिल्ली में ऐसा होने लगा है। अल्ट्रासेट इतनी ईजिली मिलती नहीं है। अल्ट्रासेट इज़ बेसिकली ट्रेमाडोल विद पैरासीटामॉल। राइट। So tramadol itself has abuse potential. Okay. Fairly safe drug. साइड इफेक्ट्स इतने नहीं है बट अब्यूज़ है, मतलब वो ओपियोइड है एक तरह का। तो जो खा रहे हैं उनको आदत पड़ जाएगी। Okay. जब आदत पड़ती है तो फिर वो डोज भी बढ़ती है, फिर साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि वो सेल्फ मेडिकेशन खुद से कर रहे हैं, कि खुद से वो पेन किलर ले रहे हैं, और इतने हार्ड लेवल तक वो पहुंच चुके हैं और वो खुद से ले रहे हैं। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो मे बी कुछ रीज़न होगा, बट वो खुद से ही जाके लेकर आ जाते हैं कि हाँ यार ये पेन किलर सबसे बढ़िया है, इससे मुझे आराम मिल जाता है, तो यही पेन किलर ले लेते हैं। वो उसको क्योर नहीं करते हैं और उल्टा और पेन किलर से और चीज़ें प्रॉब्लम और क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल, आई एग्री। सो सर थैंक यू सो मच आज के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप सो के लोगों को बहुत
इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनके लिए थोड़ी हेल्प होगी और थोड़ा अवेयरनेस आएगा. सर थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. आई होप जो भी इसको देख रहा है कुछ सीख के जाएगा आज. यस, थैंक यू सर. थैंक यू.